नमस्कार। मैं आशा रानी सुंडी, सहायक प्राध्यापिका, हिंदी विभाग, टाटा कॉलेज, कोल्हान विश्वविद्यालय, चाईबासा। आज मैं सेमेस्टर 5 के विद्यार्थियों के लिए उनके पत्र कोर कोर्स 11 से इकाई 4 के अंतर्गत देवनागरी लिपि के उद्भव एवं विकास के बारे में चर्चा करने जा रही हूँ। विद्यार्थियों, मुझे उम्मीद है इस चर्चा के उपरांत आप देवनागरी लिपि की उत्पत्ति और उसके नामकरण से अवगत हो पाएंगे, उसके क्रमिक विकास के बारे में जानकारी प्राप्त कर पाएंगे और देवनागरी के वर्तमान स्वरूप से भी परिचित हो सकेंगे। देवनागरी लिपि जिस ब्राह्मी लिपि से निकली है वह पूरे भारत में थोड़े बहुत स्थानीय भेद के साथ प्रचलित थी। सन 350 ईस्वी के बाद इसकी स्पष्ट रूप से 2 शैलियाँ हो गई, उत्तरी शैली और दक्षिणी शैली। ब्राह्मी लिपि की उत्तरी शैली से कालांतर में देवनागरी का विकास हुआ है। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि देवनागरी की उत्पत्ति और उसके नामकरण के बारे में। वैसे 4वीं सदी में ब्राह्मी लिपि की उत्तरी शैली से ही गुप्त लिपि का विकास हुआ। 4वीं और 5वीं सदी में गुप्त राजाओं के समय में प्रचलित होने के कारण इसका नाम गुप्त लिपि पड़ा। गुप्त लिपि से 6वीं सदी में कुटिल लिपि का विकास हुआ। इस कुटिल लिपि से 8वीं सदी के लगभग नागरी लिपि के पुराने रूप अर्थात प्राचीन नागरी का विकास हुआ। दक्षिणी भारत में नागरी लिपि कुछ स्थानीय विशेषताओं के साथ नंदी नागरी के नाम से प्रचलित थी। प्राचीन नागरी से ही कालांतर में आधुनिक नागरी लिपि का विकास हुआ। नागरी लिपि के साथ साथ गुजराती, महाजनी, कैथी, मैथिली, असमिया, बंगला आदि लिपियां विकसित हुई। कुछ विद्वान मानते हैं कि कुटिल लिपि से प्राचीन नागरी लिपि तथा शारदा के अतिरिक्त एक और लिपि का विकास हुआ, जिससे कालांतर में असमिया, बंगला, मणिपुरी आदि पूर्वी अंचल की लिपियां विकसित हुई। वैसे शारदा लिपि कश्मीर में प्रचलित थी। ब्राह्मी लिपि की दक्षिणी शैली से दक्षिण भारत की आधुनिक लिपियां जैसे तमिल, तेलुगु, कन्नड़ आदि विकसित हुई है। आधुनिक देवनागरी लिपि का ब्राह्मी लिपि से उद्भव किस प्रकार हुआ है, यह हम इस तरह देख सकते हैं। जैसे ब्राह्मी लिपि की उत्तरी शैली, उससे गुप्त लिपि से कुटिल लिपि से प्राचीन नागरी लिपि और प्राचीन नागरी लिपि से आधुनिक नागरी या देवनागरी लिपि। अब यहाँ पर प्रश्न यह उठता है कि इस लिपि के नागरी या देवनागरी नामकरण का आधार क्या है। इस संबंध में विभिन्न विद्वानों के विभिन्न मत प्रचलित हैं। तो चलिए हम लोग विभिन्न विद्वानों के मतों को सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं। वैसे पुरातत्ववेत्ता और इतिहासकार पंडित गौरी शंकर हीराचंद ओझा कहते हैं कि नागरी नाम कब से प्रसिद्धि में आया यह निश्चित नहीं है, परंतु तांत्रिक काल में नागर नाम से प्रचलित था। उनके आधार पर नित्या षोडशिकर्णों की सेतुबंध नामक टीका का कर्ता भास्करानंद एकार का त्रिकोण रूप नागर लिपि में होना बताता है। कुछ विद्वान नागरी लिपि का संबंध नागर ब्राह्मणों से जोड़ते हैं। उनके आधार पर ये नागर ब्राह्मणों से जोड़ते हैं, लेकिन इसका कोई ऐतिहासिक आधार या प्रमाण हमें प्राप्त नहीं है, तो इसीलिए इसे स्वीकार नहीं किया जा सकता है। एक अनुमान यह भी है कि अपने प्रारंभिक काल में नागरी लिपि का प्रयोग नगरों में होने के कारण
यह लिपि नागरी कहलाने लगी। यह मत तर्कसंगत प्रतीत होता है, किंतु इसका प्राकल्पना को सिद्ध करने हेतु कोई प्रमाण उपलब्ध नहीं है। तो इसी तरह कुछ विद्वानों का अनुमान है कि जब देववाणी संस्कृत इस लिपि में लिखी जाने लगी तभी इस लिपि का नाम देवनागरी पड़ गया। इस मान्यता से देक शब्द की सार्थकता पर तो रोशनी पड़ती है, लेकिन इससे नागरी शब्द की सार्थकता सिद्ध करने में कोई स्पष्टता नहीं मिलती है। तो इस तरह यह भी मान्यता अल्प मात्रा में इसको हम कह सकते हैं कि ये देवभाषा संस्कृत के प्रयोग की वजह से देवनागरी हुई है। और दूसरा मत यह भी है कि देवनगर काशी में प्रचलित होने के कारण यह लिपि देवनागरी कहलाई। यह भी एक अनुमान मात्र है। डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा के अनुसार इस लिपि के लिए देवनागरी या नागरी नामकरण के कारण वस्तुतः अनिश्चित हैं। उसी प्रकार डॉक्टर बाबूराम सक्सेना भी मानते हैं कि नागरी नाम की व्युत्पत्ति का अभी तक निश्चय नहीं हो पाया है। तो इसी प्रकार देवनागरी लिपि को कई बार नागरी, नागर, देवनागर और हिंदी लिपि भी कहा जाता है। दक्षिण भारत में संस्कृत लिखने के लिए प्रयुक्त देवनागरी लिपि की एक विशेष शैली को नंदी नागरी भी कहा जाता है। देवनागरी को हिंदी लिपि कहना भ्रामक प्रयोग है। उसे हम हिंदी लिपि नहीं कह सकते हैं, क्योंकि इस लिपि में हिंदी के अतिरिक्त संस्कृत, मराठी, नेपाली आदि कई भाषाएं भी लिखी जाती हैं। देवनागरी लिपि के लोक में व्यापक प्रचलन को रेखांकित करते हुए आचार्य विनोबा भावे ने इसे लोक नागरी नाम दिया। इन सभी नामों के बावजूद देवनागरी नाम ही सबसे अधिक प्रचलित है। तो इस प्रकार देवनागरी नाम ही अभी सबसे उपयुक्त माना जाता है और यही प्रचलन में है। तो आगे हम लोग देखते हैं देवनागरी लिपि का क्रमिक विकास किस प्रकार से हुआ है। इसका क्रमिक विकास किस तरह से हम देखते हैं। तो देवनागरी लिपि का मूल ब्राह्मी लिपि है। ब्राह्मी लिपि से ही गुप्त लिपि और कुटिल लिपि विकसित हुई। इसके बाद प्राचीन नागरी और आधुनिक नागरी अर्थात देवनागरी का विकास हुआ। आधुनिक नागरी पर फारसी लिपि और अंग्रेजी का बहुत महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा। सर्वप्रथम नागरी लिपि के विकास के प्रथम चरण का अध्ययन करेंगे कि किस प्रकार एवं किन किन रूपों से गुजरते हुए ब्राह्मी लिपि के अक्षरों एवं अंकों से नागरी लिपि के अक्षर और अंक विकसित हुए हैं। छापा खाने के आविष्कार से पहले लिपि में क्रमशः हुए ये परिवर्तन स्वाभाविक भी थे। ब्राह्मी लिपि के प्राचीनतम प्रमाण अशोक के शिलालेख हैं। इसलिए नागरी वर्णमाला के अक्षरों और नागरी अंकों के विकास के अध्ययन की हमारी यात्रा की शुरुआत अशोक के शिलालेखों से ही होती है। अशोक के शिलालेखों के अक्षर में शिरोरेखा का अभाव था। आगे चलकर धारावाहिक लेखन तथा अक्षरों का नेत्र आकर्षक बनाने के लिए निरंतर प्रयास के कारण अक्षरों की आकृति में धीरे धीरे अनेक परिवर्तन होते गए। तो इसी प्रकार ये परिवर्तन धीरे धीरे होते गया और इसी के कारण से एक ही मूल लिपि ब्राह्मी लिपि से स्थान भेद से सभी आधुनिक भारतीय लिपियों का विकास हुआ, जिनमें एक देवनागरी लिपि भी है। तो देवनागरी लिपि के अक्षरों के समान ही इसके अंकों का भी विकास ब्राह्मी लिपि से ही माना जाता है। प्राचीन अंकों से मतलब ब्राह्मी लिपि के प्राचीन अंकों से ही इसे माना जाता है। अंकों के विकास को दो चरणों में बांटा गया है।
इनमें प्रथम चरण के रूप में हम देख सकते हैं कि व्यवहारित अंक आधुनिक अंकों से आकृति में भिन्न होने के साथ साथ शून्य का प्रयोग भी नहीं होता था। दहाई, सैकड़ा, हजार आदि के लिए अलग अलग मतलब पृथक पृथक चिन्ह होते थे। उसी प्रकार द्वितीय चरण में अंकों के प्रयोग की नवीन शैली प्रचलित हुई, जिसमें सबसे क्रांतिकारी बात शून्य का प्रयोग था, जिसने केवल भारत ही नहीं संपूर्ण दुनिया में, संपूर्ण विश्व में गणित शास्त्र को लाभान्वित किया। शून्य के आविष्कार से भारत में ब्राह्मी लिपि के अंकों से विकसित नवीन शैली के अंकों को अरबों ने अपनाया और इनका प्रचार पूरे यूरोप में कर दिया। भारतीय अंकों के अंतर्राष्ट्रीय रूप को ही आज भारत सरकार द्वारा मान्यता दी गई है। तो इस प्रकार से लिपि के साथ साथ मतलब अक्षरों के साथ साथ ब्राह्मी लिपि, अंकों में भी ब्राह्मी लिपि से ही हम उसका शुरुआत या शुभारंभ मान सकते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं अभी देवनागरी लिपि का वर्तमान में क्या स्वरूप है। तो इसका अभी हाल फिलहाल में वर्तमान में इसके स्वरूप के बारे में हम लोग देखेंगे। तो ऐसे ब्राह्मी लिपि से देवनागरी लिपि के विकास के साथ साथ अन्य भाषाओं का भी इसमें प्रभाव पड़ा है। तो इस प्रकार इसे हम देख सकते हैं, जैसे फारसी लिपि के प्रभाव से देवनागरी लिपि में भी नुक्ते का प्रयोग होने लगा, जैसे का में नुक्ता लगना क, उसके बाद जैसे जा नुक्ता के बाद जा, तो इसी प्रकार के प्रयोग होने लगे। फा, फ, तो इस प्रकार के प्रयोग होने लगे। और अंग्रेजी भाषा की ध्वनियों को स्पष्ट अंकन देने के लिए चंद्राकार चिन्ह का प्रयोग अंग्रेजी भाषा को मतलब उनके भाषा का स्पष्ट प्रभाव उसमें देखा जा सकता है। जैसे ऑफिस, ऑफिस में अ के ऊपर चंद्राकार का प्रयोग, उसी प्रकार कॉलेज और डॉक्टर इत्यादि। तो चलिए हम लोग देखते हैं आगे। पूर्ण विराम को छोड़कर आधुनिक देवनागरी में सभी विराम चिन्हों को अंग्रेजी से लिया गया है। तो इसी प्रकार कभी कभी कुछ लोगों के द्वारा शिरोरेखा के बिना देवनागरी अक्षरों का लिखा जाना या गुजराती लिपि का प्रभाव हम मान सकते हैं। इस प्रकार विभिन्न भाषाओं एवं उनकी ध्वनियों के प्रभाव से देवनागरी लिपि प्रभावित हुई है। साथ ही टंकण की सुविधा और अन्य भाषा भाषियों के लिपि को सरल बनाने के लिए आधुनिक काल में इस लिपि में अनेक परिवर्तन हुए हैं, जिनके बारे में हम आगे विस्तार से अध्ययन करेंगे। तो ठीक है, मुझे लगता है कि इस पाठ के उपरांत आप देवनागरी लिपि की उत्पत्ति, उसके बारे में और उससे संबंधित बहुत सारी चीज़ों के बारे में आप जान गए होंगे, जैसे उत्पत्ति, नामकरण, उसके बाद उसका क्रमिक विकास और आज की क्या स्थिति है उसके बारे में आप जान गए हैं। तो इसकी चर्चा हम लोग आगे अगले क्लास में करेंगे। आज तक के लिए उतना ही। धन्यवाद।